आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 17 अगस्त गुरुवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू कुमार। असम में डिलिमिटेशन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। नए सीट बंटवारे में क्या बदला है और उससे चुनावी तौर पर क्या बदलेगा, यहीं से पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। 2024 चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं इस साल। इसी को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई कल। तो क्या हुआ तय, सुनेंगे रिपोर्टर से। यूरोप की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी नीदरलैंड्स मंदी का शिकार हो गई है। क्या कारण है इसके और दुनिया को इससे कितना चिंतित होना चाहिए, पूछेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस का वक्त है। सुनिए शुभम तिवारी से। चंद्रयान-3 का लैंडर आज होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग। 23 अगस्त को लैंडर चांद पर करेगा लैंड। एनसीपी नेता शरद पवार करेंगे राज्यव्यापी यात्रा। मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड इलाके से आज होगी इसकी शुरुआत। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछले साल 15 अगस्त को हुई थी दोषियों की रिहाई। विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी से पल्ला झाड़ा, कहा बजरंग दल से कोई संबंध नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी, लगाया गया बैन। पाकिस्तान के फैसलाबाद के जरावला में ईसाई समुदाय पर हमला, 100 से अधिक लोग अब तक हुए गिरफ्तार। और पश्चिम अफ्रीका के केप वर्दे के पास प्रवासियों की एक नाव पलटने से 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका। सेनेगल से चली थी यह नाव। बीते 11 अगस्त को लंबी आपत्तियों के बावजूद असम में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नए सीट बंटवारे का फाइनल ऑर्डर जारी किया था, जिसे कल राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। यानी अब असम में चुनाव नए सीट बंटवारे के तहत होंगे। जून में चुनाव आयोग ने इसी रिपोर्ट का ड्राफ्ट पेश करते हुए आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। अलग अलग संगठनों और लोगों ने कुल 1222 आपत्तियां दर्ज कराई थी। अब चुनाव आयोग ने बताया कि नया सीट बंटवारा कैसा हो, ये तय करते हुए हम इन आपत्तियों को केवल 45% ही एड्रेस कर पाए, क्योंकि बाकी सब सुझावों पर अमल करना संविधान के अनुसार नहीं था। नए सीट बंटवारे के फैसले को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया हैं बदरुद्दीन जमाल। उनका कहना है कि नया सीट बंटवारा मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 10-11 सीट घटा देगा। इसके अलावा आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी ये गलत कदम साबित होगा। अब इन आपत्तियों पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों की तस्वीर कैसे होने जा रही है, समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। अभी जो नया ड्राफ्ट निकल कर आया है, जो नया ड्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ है, जो पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट्स अभी जो पहले थे अभी सेम है, नंबर्स में काफी सेम है। पर हम लोग ये जान सकते हैं कि जो एससी का सीट है, एससी का सीट को काफी बढ़ा दिया गया है। पहले कम था एससी का सीट, 2 सीट बढ़ा दिया गया है। एसटी का सीट बढ़ा दिया गया है। और जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा भी हुआ है कि सीट को मर्ज किया गया है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले एससी का सीट था 8 सीट, अभी 9 सीट हो गया है। और जो एसटी कम्युनिटी का सीट था 16 सीट, अभी 19 सीट हो गया है। तो काफी हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाला चुनाव में जो एसटी लीडर, जो ट्राइबल लीडर्स या ट्राइबल पॉलिटिक्स के ऊपर एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो अपकमिंग इलेक्शन है। और जो एससी का है, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से, वहां पे भी एक सीट वहां पे बढ़ा दिया गया है। पहले वहां पे तो 8 सीट था, अभी 9 सीट हुआ है। पर जो बार बार पॉलिटिकल, जो ऑपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी से, वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये क्यों इतना जल्दबाजी में ये क्यों किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं निकल के आया था, उन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिए थे और इसके ऊपर बात नहीं बोला था, कुछ भी फाइनल रिपोर्ट नहीं निकला था। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्यों ये इतना जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज बार बार इसके ऊपर ही ये बात वो लोग बोल रहे हैं। और सारस्वत, अब आपत्तियों पर आते हैं। आरोप की शक्ल में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें जो 30 थीं वो 20 ही रह जाएंगी। इसी तरह और भी कुछ आरोप हैं, तो आप बताइए कि ऐसा हो रहा है क्या, और अगर हाँ है तो ये नई तस्वीर जो है वो इलेक्टोरली क्या बदल सकती है?
देखिए, सिर्फ मुस्लिम सिर्फ किसी-किसी जगह में कमती भी किया गया है और एक बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने किया है कि जहाँ पे देखिए कि पहले जहाँ पे एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड जगह था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है माइनॉरिटी डोमिनेटेड था, अभी उन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को मर्ज करके जहाँ पे क्योंकि आस-पास का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ट्राइबल डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उन लोग को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने से क्या होगा? मर्ज करने से वहाँ पे एक जो हम लोग का यहाँ का इंडिजिनियस लीडर है, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड लीडर से उन लोग को एक अपर हैंड मिलेगा अपकमिंग इलेक्शन में। अपर हैंड मिलने से ये बात होगा कि जो एआईयूडीएफ पार्टी है, उन लोग को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, उन लोग के लिए एक वीक पॉइंट हो सकता है। इसलिए बदरुद्दीन अजमल ने ये बात बार-बार ज़िक्र किया है कि क्यों माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है, पर बीजेपी ये नहीं बोलते हैं कि माइनॉरिटी को ये नहीं मानते हैं कि माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है, पर इनडायरेक्टली हम लोग जान सकते हैं कि क्योंकि सीट मर्ज हुआ है, पहले जहाँ पे सीट डोमिनेटेड था जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का, अभी सीट डोमिनेटेड होगा शायद हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मर्ज किया गया है, इसलिए ट्राइबल लीडरशिप नहीं तो जो बीजेपी का लीडर है उन लोग को एक बेनिफिट हो सकता है, हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारस्वत हमसे बातचीत करने के लिए। और अब दिल्ली लौटते हैं। एक बैठक हुई कल देश की केंद्रीय सत्ता में काबिज पार्टी बीजेपी की। बीजेपी के चुनाव समिति की ये बैठक थी जिसमें 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई, रणनीति बनी। बीजेपी की इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 15 मेंबर्स मीटिंग में पहुंचे थे। मुख्य फोकस था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि इस बार इन राज्यों में बीजेपी समय से पहले अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है। इसके अलावा इस बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव पर जो चर्चा हुई उसमें क्या क्या ठोस तय हुआ है, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर पौलमी साहा से। रात को जो बैठक हुई जो कल शाम 5 बजे से जिसके लिए जो नेतागण है वो आना शुरू हुए। प्रधानमंत्री पहुंचे इस मीटिंग के लिए 6:30 बजे करीबन शाम को, और 10:30 के करीब जाकर ये मीटिंग समाप्त हुई। उसके बाद भी प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, जेपी नड्डा और अमित शाह उनके साथ। इस मीटिंग में 2 स्टेट्स जैसे कि आपने बताया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बात हुई। छत्तीसगढ़ को लेकर पहले बात हुई और वो काफी लंबी चली। मध्य प्रदेश वाली मीटिंग जो हुई वो काफी छोटी मीटिंग थी, और सारे जो इम्पोर्टेंट नेता हैं इन दोनों स्टेट से, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह वो मौजूद थे, जो चुनाव प्रभारी हैं उस स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के, ओम माथुर, और उनके सह प्रभारी मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे सीसी मेंबर्स के अलावा। मध्य प्रदेश वाली मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, और वहां के काफी सारे नेता जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि सीसी मेंबर्स नहीं है पर मध्य प्रदेश में उनके विचार काफी अहमियत रखते हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी जो है वो भी मौजूद थे इस मीटिंग में, अश्विनी वैष्णव। तो ये सारे जो लोग थे, इन्होंने जो एक स्ट्रेटेजी जो कल जिस पर डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, वो वीक सीट्स को लेकर, कमजोर सीट्स को लेकर, जैसे छत्तीसगढ़ की आप बात माने जिस पर लेंदी डिस्कशन हुआ, वहां पर उन्होंने सीट्स की कैटेगरीज बनाई हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो सीट्स है जो वो लगातार जीतते आए हैं। बी कैटेगरी वो सीट्स है जहां पर कभी हारे कभी जीते, एक आध बार ऐसा सिचुएशन हुआ है। सी कैटेगरी वो सीट्स है जहां पर वो लगातार 2 बार हार चुके हैं, और डी कैटेगरी वो सीट्स है जो कभी वो नहीं जीते हैं अब तक। तो ऐसी कैटेगरीज बनाई गई है, और उसमें से जो बी प्लस सी प्लस डी को लेकर 27 सीट्स पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के इन 27 सीट्स पर चर्चा हुई, 90 सीट्स विधानसभा में, और इन सीट्स पर जो ज्यादा फोकस रहेगा, उन्होंने एक तरह से एक पैनल ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स भी डिस्कस किया है। पैनल का मतलब ये है कि आप 1, 2, 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स हर सीट के लिए आप नाम तय करते हो कि अच्छा ये कैंडिडेट, ये हमेशा से बीजेपी का एक रहा है कि फाइनली जाकर वो एक कैंडिडेट पे सेटल करते हैं, पर एक पैनल बनाते हैं जो वहां की स्टेट यूनिट बताती है, यहाँ के सेंटर से विचार विमर्श होता है, यहाँ पे
प्रदेश यहाँ पे जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो लीडर से बात करके बनाते हैं। तो एक पैनल बनता है 1, 2, 3 प्रोबेबल कैंडिडेट्स ईच सीट के लिए। तो उन प्रोबेबल कैंडिडेट्स पे भी आज बात हो गई है। एमपी के केस में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। जो हमारे सूत्र जिनसे हमने बात की उनका कहना है कि दोबारा से शायद चुनाव समिति की बैठक जल्द ही होगी, शायद एक आध हफ्ते बाद। ये जो हो रहा है ये काफी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रीसेंट हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है चुनाव अनाउंस होने से पहले। जो अमूमन होता है वो ये होता है कि चुनाव अनाउंस होते हैं, पोल डेट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है और कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनलाइज करती है और उस लिस्ट को घोषित करती है। पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुछ महीने रह गए हैं चुनावों को, डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए, पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ऑलरेडी हो गई है। तो बीजेपी एक वॉर फुटिंग पे चल रही है। जो कल की मीटिंग उन्होंने की वो सब कुछ एक तरह से कमजोर सीट्स को मद्देनजर रखते हुए की है उन्होंने। पॉलमी, पार्टी का किसी चेहरे के साथ चुनाव में आएगी? प्रधानमंत्री का चेहरा होगा या फिर सामूहिक नेतृत्व पार्टी के एजेंडे पर होगा? इस मीटिंग में उन सब बातों की चर्चा नहीं हुई है। मोस्टली जो हम सुन रहे हैं अपने सूत्रों से, जो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही वो इन इलेक्शंस में जाएंगे, चाहे वो राजस्थान की आप बात करें, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें। प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही इन इलेक्शंस में जाया जाएगा और लड़ा भी जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश यूनिट में इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत है, काफी सारे वहां के नेता जो है वो शिवराज सिंह चौहान से नाखुश है। वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी चाहेंगे कि उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो इस तरह की इंटरनल फैक्शनलिज्म जब होती है उस वक्त बीजेपी एक अप्रोच रखती है कि चेहरा हम किसी का प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तब क्योंकि उससे फिर वही होता है कि फूट पड़ जाती है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को काटने में लग जाते हैं, अपने रिबेल कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट के तौर पे सामने खड़े कर देते हैं बीजेपी के जो ऑफिशियल प्रत्याशी है उनके सामने। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो बीजेपी है वो बिना किसी स्टेट चेहरे के इन इलेक्शंस में जाएंगी। प्रधानमंत्री का ही चेहरा बीजेपी का चेहरा होगा। शुक्रिया पॉलमी। और अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। नीदरलैंड्स यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन यूरोप की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप उसे ऐसे भी जान सकते हैं कि उसके खिलाड़ी ऑरेंज जर्सी पहनकर बहुत बढ़िया हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। नीदरलैंड्स का ये परिचय इसलिए कि उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बुरी खबर आई है। नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था मंदी की जद में है। नीदरलैंड्स के ही आंकड़ों के मुताबिक उसकी अर्थव्यवस्था सेकेंड क्वार्टर में 0.3% नीचे खिसक गई है। कोविड के बाद बढ़ती महंगाई से नीदरलैंड्स के लोगों के खर्च में 1.6% की गिरावट आई है और इस देश के 0.7%। तकरीबन 1000 बिलियन की इस अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह क्या है और ये कारण कितने इंटरनल है और कितने ग्लोबल, पूछा हमने सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। देखिए, इससे पहले यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, वो भी अगर हमें याद हो तो हम पिछले क्वार्टर या उससे पिछले क्वार्टर में रिसेशन में थी। और 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जब कोई भी अर्थव्यवस्था माइनस में ग्रो करती है, यानी कि उसका जीडीपी नेगेटिव रहता है, तो उसको टेक्निकली हम मान लेते हैं कि रिसेशन में है। और इस समय डच की इकोनॉमी 0.4 और 0.3 पहले 2 क्वार्टर्स में, जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून हम देखें तो वो नेगेटिव ग्रो किया है, तो टेक्निकली रिसेशन में आ चुकी है। जिसका मुख्य कारण है कि वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है कीमतें बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। बिल्कुल, ये आने वाला खतरा जो कोविड के बाद रिकवरी एकदम दिखाई दी थी, वो उसको हम पेंट अप डिमांड कहते हैं कि वो एकदम से जैसे रुका हुआ पानी होता है वो निकल जाता है। उसके बाद असलियत या रियलिस्टिक पिक्चर सामने आ रही है कि अर्थव्यवस्थाएं अभी भी कोविड की वजह से और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, हम ना भूलें कि नेदरलैंड्स यूरोपियन जोन में है, जो कि पोलैंड से बहुत दूर नहीं है। मतलब जो लड़ाई का फ्रंट है रशिया यूक्रेन का, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है नेदरलैंड्स। यूरोप के देश एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं और एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से गुथे हुए हैं। तो जब एक पर असर होता है तो दूसरे पे असर ऑटोमेटिकली होता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कोविड के बाद पेंट अप डिमांड समाप्त हुई और उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसको कि आज 15-16 महीने हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है उस युद्ध की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस आई, खाने पीने के सामान की, खासकर जो यूरोप में कीमतें बढ़ी हैं, उन कीमतें बढ़ने की वजह से वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत तेजी से गिरा है। वहां का एक्सपोर्ट भी गिरा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरा है। और वैश्विक स्तर पे जो सामान नेदरलैंड बाहर भेजता था, जिसमें फूल तक शामिल
शामिल हैं और तो बहुत और चीजों को हम छोड़ भी दें, उन सब की डिमांड नीचे आई है। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से जो नेदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था है वो चरमराने लगी है और दूसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई दिया है। जी, तो नीदरलैंड्स की तो ये स्थिति है, लेकिन आपने अभी जर्मनी का भी ज़िक्र किया। इंग्लैंड में हमने देखा है कि कैसे बुरे आर्थिक हालातों ने 3 प्रधानमंत्री बदलवाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरे का संकेत है? मुझे लग रहा है कि ये संकेत पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिल रहा है इन देशों के माध्यम से कि आप चौकन्ने हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए। एक तरह से वार्निंग सिग्नल्स हैं ये फैलते हुए सेशन की, जबकि बीच में कुछ महीनों पहले ये माना जा रहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवर कर रही है कोविड के बाद। पर मुझे लग रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का संकट है इसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और नए संकट में डाल दिया, क्योंकि महंगाई जब से पूरे विश्व में बढ़ी और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से हम सब जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ नीचे आती है। उससे महंगाई तो कंट्रोल में आती है या नहीं आती है। अगर सप्लाई चेन बेस्ड महंगाई है तो कई दफे नहीं भी कंट्रोल में आती, बट इन द प्रोसेस होता क्या है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ गिर जाती है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग सिग्नल है। और इस सिग्नल को मैं इसलिए भी मानता हूं क्योंकि अमेरिका से भी संकेत बहुत अच्छे नहीं आ रहे। अमेरिका की अपनी खुद की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, मूडीज है, वो तीनों, हम ये ना भूलें कि वो तीनों की तीनों रेटिंग एजेंसी स्वयं अमेरिका की, और वो अमेरिका के ही, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे वहां के वित्तीय संस्थानों की बात करें, चाहे वहां के बैंक्स की बात करें, उन सबकी रेटिंग उसने गिरा दी है। तो उससे ये पता लग रहा है कि वहां की बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो रही है। और ये कमजोरी, मुझे लग रहा है ये भी एक चेतावनी है, और इसका असर ना केवल यूरोप पे बल्कि धीरे धीरे ये असर बाकी की दुनिया पर भी दिखने लगेगा। अभी ये यूरोप अमेरिका में दिखाई दे रहा है और ये फैल के साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, उन देशों पर भी आ सकता है। तो इसको देखते हुए वैश्विक स्तर पे बिल्कुल मैं इसको एक चेतावनी मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। तो ये कहा जा सकता है कि यूरोप के एक के बाद एक कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जर्मनी की मंदी, फिर इंग्लैंड की महंगाई और अर्थव्यवस्था के संकट, जिसने लगातार कई प्रधानमंत्री बदले, और अब नीदरलैंड्स। और ये स्थिति केवल यूरोप को ही नहीं, दुनिया को भी प्रभावित करेगी, जैसा कि शरद कोहली बता रहे थे। तो चलिए, अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों से अपडेट होने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए सबसे पहले देश के अखबारों का हाल, कौन सी बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, कौन से अखबार आपने पढ़े हैं? खुशबू, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय खबरों का जहाँ तक सवाल है, विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, 1 लाख तक ऋण मिलेगा, कामगारों को सस्ता कर्ज देगी सरकार। कैबिनेट ने कल विश्वकर्मा योजना पर मुहर लगा दी। इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के संबोधन में किया था। इस योजना से कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले जो कामगार हैं, उन्हें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम कर्ज 5% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। सरकार ने इसे पारंपरिक जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं, उनका सम्मान बताया है। ये हिंदुस्तान से खबर में बता रहा था। वहीं दैनिक भास्कर अखबार की पहली जो खबर है वो है, मॉनसून लाया तबाही, हिमाचल में पहली बार 7,200 यानी 7200 करोड़ का नुकसान। बीते 4 दिन की बारिश ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से बर्बाद कर दिए हैं, और यहाँ बीते 1 हफ्ते में मॉनसून सामान्य कोटे से 103% ज्यादा बरसा है। 2 महीने में लैंडस्लाइड की 112, तो बादल फटने की 4 से लेकर 5 घटनाएं हुई हैं। इससे 7200 करोड़ की अचल संपत्तियां बर्बाद हुई हैं, 327 लोगों की जान चली गई है और 1762 घर जमींदोज हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ रही हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे सब्यसाची दास। उन्होंने कुछ दिनों पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। सब्यसाची का एक अनपब्लिश्ड पेपर सामने आया था जिसमें उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाया था, और जैसे ये पेपर सामने आया उसके बाद विवाद हुआ और उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की बात सामने आई, और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब इसके बाद एक अन्य प्रोफेसर हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन, उन्होंने भी दास के समर्थन में इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इन दोनों के इस्तीफ़े के बाद जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी को ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि प्रोफेसर सब्यसाची को वापस उनके पद पर लाया जाए, ये उनकी मांग है, और अगर ऐसा नहीं होता है अगस्त 23 तक, तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है वो बाधित होगी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक खबर है दैनिक भास्कर पर। ज्ञानवापी मामले की जो 5 याचिकाएं हैं, इनमें से एक राखी सिंह ने मुस्लिम पक्ष के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और ज्ञानवापी मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की पेशकश की है।
हालांकि इस मामले में और जो 4 हिंदू महिलाओं की ओर से याचिकाएं हैं, उनके वकील ने आपत्ति जताई है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर एथलेटिक्स कोच को निलंबित कर दिया गया है। इन्हीं कोच की शिकायत पर पिछले साल संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने जांच के लिए SIT बना दी थी और इस आरोप के बाद हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने खेल विभाग से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए एक हैंडबुक लॉन्च किया है और कोर्ट में महिलाओं के लिए बिन ब्याही माँ, हाउसवाइफ और अफेयर जैसे शब्द नहीं चल सकेंगे। हैंडबुक में 40 रूढ़िवादी शब्दों की जगह नए शब्द दिए गए हैं, जिनमें अफेयर की जगह शादी के इतर रिश्ता, प्रोस्टिट्यूट की जगह सेक्स वर्कर, बिन ब्याही माँ की जगह माँ, करियर वुमन की जगह महिला, हाउसवाइफ की जगह होम मेकर शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि मनमानी ढंग से गिराए जाने या फिर गैर कानूनी तरीके से अटैच की जा रही संपत्ति जैसी कार्रवाई से न्यायिक व्यवस्था में राहत मिलनी चाहिए। इस तरह उन्होंने मनमानी गिरफ्तारी और संपत्ति गिराने में कोर्ट से राहत मिले, इसकी बात की। और कैग ने एक और ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, दैनिक भास्कर पर मैं इसे पढ़ रही हूँ, और इस बार ये उड़ान योजना को लेकर है। उड़ान योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लॉन्च किया था और सस्ते किराए में हवाई यात्रा करवाने का ये दावा करती है, लेकिन कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उड़ान योजना जो है वो निराशाजनक रही है। इसमें सामने आया है कि शुभम उड़ान योजना के तहत देश भर में कुल 774 रूट्स चुने गए थे, लेकिन 403 रूट्स पर उड़ान शुरू नहीं हो पाई और जिन 371 रूट पर शुरू हुआ था उनमें से सिर्फ 112 रूट ही 3 साल ऑपरेशन जारी रख पाए। ज़्यादातर रूट्स जो हैं इससे पहले ही बंद हो गए और मार्च 2023 तक आते आते सिर्फ 54 रूट्स पर संचालन जो है वो टिका रहा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ पर स्वीडिश रॉयल पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी और इसी के बीच इस्लाम धर्म में यकीन रखने वाले लोगों की पवित्र किताब कुरान का अनादर किया गया। हाल के हफ्तों में ये दूसरी घटना है जिसमें कुरान का इस तरीके से अनादर हुआ और इससे पहले 37 बरस की सलमान मोमिका और 48 बरस के सलमान नज़म ने कुरान को जलाया था। इसके बाद दुनिया भर के जो इस्लामी देश हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। वहीं नॉर्थ कोरिया ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से, नॉर्थ कोरिया ने करीब 1 महीने के बाद पहली बार जो अमेरिकी सैनिक ट्रैविस किंग हैं उनको लेकर कोई बयान दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर नॉर्थ कोरिया में घुसे थे और जांच के दौरान उन्होंने बताया कि वो जानबूझकर यहाँ आए क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री में उनके साथ रंग भेद होता था। वहीं अटलांटिक महासागर में केप वर्डे आइलैंड के पास माइग्रेंट्स यानी प्रवासियों से भरी एक नाव के पलटने की खबर है और इस हादसे में 60 लोगों की डूबकर मौत हो जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 38 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका है अब तक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक ये बोट पिछले महीने सेनेगल से चली थी और इसमें करीब 100 से अधिक शरणार्थी सवार थे। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से खबर, यहाँ पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में कल कुरान के कथित अपमान की घटना के बाद जरावाला इलाके में ईसाई समुदाय पर हमले हुए। इस हमले में कई चर्चों में आग लगा दी गई और इलाके की ईसाई कॉलोनी और उसके आसपास की सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई। शुक्रिया शुभम। और अब चलते चलते जान लेते हैं 17 अगस्त का इतिहास। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया था और इसी को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 1998 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की से अपने संबंधों की बात मानी थी। 1978 में आज के दिन पहली बार हॉट एयर बैलून से अटलांटिक सागर को पार किया गया था। बेन अब्रूजो, मैक्सी एंडरसन और लैरी न्यूमैन ने 5021 किलोमीटर का सफर पूरा कर इतिहास रचा था। 1998 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक की एक विमान हादसे में मौत हो गई।
तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत, खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।